हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम अक्टूबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी अक्टूबर महीने के करंट अफेयर होंगे वो हम कवर करेंगे। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ की यूपीएससी का भी अगर एग्जाम हो तो उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बढ़ने लगे हैं, और खास करके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम है उसमें भी बढ़ने लगे हैं। तो इसलिए एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो ध्यान से इसको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर। जिसमें पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला क्लोन्ड आर्कटिक वुल्फ, जिसका नाम जो है वो क्या है, माया, एक आर्कटिक बेडिया है जो कि बीगल से जो है वो पैदा किया गया। और इसको कौन सी कंपनी ने पैदा किया है? सिनोजिन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने पैदा किया है। और ये जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो, एक आविष्कार है। और सिनोजिन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है चाइना से। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो वर्ल्ड का पहला क्लोन्ड आर्कटिक वुल्फ है, आर्कटिक बेडिया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? माया। और ये एक बीगल ने इसको जन्म दिया है, मतलब एक डॉग की प्रजाति है, उसने इसको जन्म दिया है बीजिंग चाइना के अंदर, क्योंकि उनकी फर्म है सिनोजीन बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड, उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। और इसका जन्म वैसे तो जून 10 2022 को हुआ था, मतलब लगभग 100 दिन जो हो चुके हैं इसके पैदा हुए तो बहुत बड़ी बात है। इसका जो डोनर सेल है वो एक मादा से लिया गया था, और वो मादा जो है वो कनाडा से बिलोंग करता है। और इसको फिर जो आप कह सकते हो जो इसका अंडा है वो एक और उससे लिया गया था, एक आर्कटिक वुल्फ से लिया गया था।
और फिर इसको जो है वो बीगल के अंदर रखा गया और सेरोगेसी के थ्रू जो है वो इसका क्लोन जो है वो तैयार करके उसको पैदा किया गया। तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत ही बढ़िया आविष्कार है, क्योंकि फर्स्ट एनिमल या पहला जानवर जो आप कह सकते हो क्लोन किया गया था उसका नाम रखा गया था डॉली, जो कि एक शीप थी। मतलब आप कह सकते हो कि एक भेड़ थी जो कि 1996 में जिसको क्लोन के थ्रू जन्म दिया गया था। और लेकिन 2003 में इसका देहांत हो गया था लंग इन्फेक्शन के कारण। लेकिन अब भेड़िए की प्रजाति भी जो है वो हम कह सकते हैं कि उसकी क्लोनिंग की गई, पहली बार हुआ, उसका नाम क्या है, माया। चाइना की कंपनी ने ऐसा कर दिखाया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम बताना है जिसको रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने अपनी श्रेणी के अंदर शामिल किया है, और कौन से एयरफोर्स स्टेशन में शामिल किया है, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में इसको शामिल किया गया है, और इसका नाम क्या है, प्रचंड। तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो इंडियन एयरफोर्स इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप किया हो, मतलब इंडिया में ही डेवलप किया गया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो प्रचंड नाम का वो शामिल कर लेता है। 143 हेलीकॉप्टर की एक श्रेणी है जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन राजस्थान के अंदर, उसमें शामिल कर लिया गया है। और इसको शामिल करते ही इंडिया ऐसा 7वां कंट्री बन चुका है पूरे वर्ल्ड में जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स को बनाता है, अटैक हेलीकॉप्टर्स को बनाता है। और ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि ऐसे 10 चॉपर्स जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे जो मल्टी रोल मतलब अलग अलग चीजों में काम करेंगे। 4 तो ऑलरेडी जो है वो डिलीवर कर दिए गए हैं, 6 को इस साल के एंड तक जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा, मतलब 2022 के एंड तक डिलीवर कर दिया जाएगा। और इसकी खास बात क्या है कि इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। और इसमें सहयोग दिया एक फ्रेंच इंजन कंपनी है जिसका नाम है सफरान या सफरन, तो उन्होंने इसको साथ में सहयोग दिया है बनाने में। और आप कह सकते हो कि इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो भी जो है वो लॉन्च की जा सकती हैं। इसमें 70 mm का एक रॉकेट सिस्टम भी लगा हुआ है, और साथ में इसमें 20 mm की गन्स जो हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। तो इसलिए अपने याद रखना है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में शामिल किए गए हैं जिसका नाम क्या है, प्रचंड। अक्टूबर 2022 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है कि जो मार्स मिशन था हमारा, मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान मिशन, अब उसका सफर खत्म हो चुका है क्योंकि उसका धरती के साथ जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है वो टूट चुका है। ग्राउंड स्टेशन के साथ अब कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और ये भी कहा है कि अब जो है वो इसको रिकवर भी नहीं किया जा सकता, मतलब ये खत्म हो चुका है। इतनी सर्विस जो है वो इस आप कह सकते हो मार्स ऑर्बिटर मिशन ने दी है 8 साल। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो इसरो ने यह कंफर्म किया है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको हम मंगलयान के नाम से जानते हैं उसका कम्युनिकेशन जो है वो ग्राउंड स्टेशन के साथ टूट चुका है, और लास्ट जो बनाने की कोशिश की थी वो अप्रैल 2022 में हुआ था, लेकिन अब ये नॉन रिकवरेबल है। और इसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया था इसका लाइफ स्पैन जो है वो 6 महीने का रहेगा। उसके बाद जो है ट्राई किया गया, मतलब अप्रैल के बाद 6 महीने और ट्राई किया गया, लेकिन अब ये जो है रिकवरेबल नहीं है। तो इसका मतलब अब जो है वो दोबारा से हमें मार्स के ऊपर कोई ना कोई मिशन भेज के फिर उसके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। और आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था ये, जो कि इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया था मार्टियन सरफेस के ऊपर, और ये 2013 में इसको नवंबर के महीने में लॉन्च किया गया था। और 300 दिन का ये इंटरप्लैनेटरी जर्नी पूरा करने के बाद जो है वो मार्टियन ऑर्बिट पे पहुंचा था 2014 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में साइंटिस्ट जो है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिलकर डिस्कवरी की है कैट फिश प्रजाति की, और उस प्रजाति का नाम है पेनेसियस इकेरिया। और ये दोस्तों ढूंढा गया है कैटफिश का प्रजाति तमिलनाडु के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो याद रखना है साइंटिस्ट हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स के और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, जिन्होंने सालेम मैथूर डैम जो तमिलनाडु में है, सालेम में है, वहां पे ये कैटफिश की प्रजाति जो है वो ढूंढी है जिसका नाम क्या है, पेनेसियस इंक्यारिया। और ये डिस्कवर किया है, एक टीम लीड कर रहे थे कुलदीप के लाल जी जो कि डायरेक्टर हैं फिश जेनेटिक रिसोर्स सेंटर के अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनकी अगुवाई में इसको जो है वो ढूंढा गया है। और फिश जो है वो लोकल लोगों को पता था इसके बारे में, जैसे कि तमिलनाडु के लोगों को, कर्नाटका के लोगों को, वो इस तरह की प्रजातियों को पहले जो है वो देख चुके हैं। और टोटल 22 प्रजातियां जो हैं वो पेनेसियस की नोन हैं, जो कि रिवर बेसिन में मिलती हैं, खास करके साउथ ईस्ट वाले एरिया में, साउथ एशिया वाले एरिया में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उस कंट्री का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक स्पेस टग लॉन्च किया है जो कि सैटेलाइट्स को शिफ्ट कर सकता है ऑर्बिट्स के अंदर। मतलब अगर ऑर्बिट शिफ्ट करना है किसी भी सैटेलाइट्स का तो
वो 2 सैटेलाइट्स आपस में अपना ऑर्बिट जो है वो क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकती हैं। और ये कंट्री है ईरान। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो ईरान ने स्पेस टग लॉन्च किया है, इसको समन टेस्ट भी कहा जाता है, और ये सैटेलाइट्स का जो ऑर्बिट है वो आपस में शिफ्ट करने में लाभदायक है। और समन टेस्ट जो है, जो एक स्पेसक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर ने इसको लॉन्च किया और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ ईरान की तरफ से इसको अप्रूवल मिला। सबसे पहले समन टेस्ट जो है स्पेसक्राफ्ट का हुआ था वो 2017 में हुआ था। और रिसेंटली अगस्त 2022 में, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ईरानियन खयाम सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया था, रशिया की तरफ से लॉन्च किया गया था, और इसको ओमार खयाम के नाम से जो है वो रखा गया था, जो कि पर्शियन साइंटिस्ट रहे हैं 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नए एविडेंस मिले हैं, जिसमें जो है वो तरल पानी होने के सबूत मिले हैं मार्स के ऊपर। कौन से मिशन के थ्रू ये जानकारी मिली है, एमआरओ मिशन के थ्रू ये जानकारी मिली है। एमआरओ में आर का मतलब क्या है, तो एम का मतलब तो यहाँ पे है मार्स, ओ का मतलब है ऑर्बिटर, और आर का मतलब है रेकॉनेसेंस। तो मार्स रेकॉनेसेंस ऑर्बिटर मिशन, तो आर का मतलब यहाँ पे हो गया रेकॉनेसेंस, तो आर का मतलब हो गया 4। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ एविडेंस जो है वो मिले हैं, पॉसिबल एग्जिस्टेंस हो सकती है पानी की। कहाँ पे, एक बर्फ की चादर जो है वो बनी हुई है, ये साउथ पोल है मार्स का, यहाँ पे एक बर्फ की चादर जो है वो बिछी हुई है, उसके नीचे जो है वो पानी के सबूत जो हैं वो मिले हैं। तो ये जो सैटेलाइट है बेसिकली एमआरओ का, ये जो है वो अपनी रडार भेजता है, और इस रडार के थ्रू जो है, रडार का नाम जो है बेसिकली रखा गया है मार्सिस। तो इस रडार को जब नीचे भेजा गया तो उससे हमें पता लगा कि जैसे ही ये बर्फ के नीचे गया तो वहां पे पानी के सबूत जो है वो मिले, उससे सिग्नल मिला है कि वहां पे पानी है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो गया वहां से, तो आइडिया हो गया। तो अर्थ की तरह मार्स के ऊपर भी अगर इस तरह से पानी मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे जो है वो लाइफ के कुछ सबूत जो है वो हमें आने वाले टाइम पीरियड पे मिल सकते हैं। और ये एमआरओ मिशन बहुत इंपॉर्टेंट था नासा के लिए। इन्होंने 2006 में इसको लॉन्च किया था ताकि मार्स के एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी कर सकें, और साथ ही साथ हम कई मार्स को लेकर डाटा जो है वो क्या कर सके, जनतक कर सके, लोगों को बता सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 ने ये बताया कि सोडियम की अबंडेंस है, बहुत ज्यादा सोडियम जो है वो चंद्रमा पे अवेलेबल है, और ये बताया गया था एक क्लास मिशन के थ्रू। मतलब चंद्रयान 2 का ही एक पार्ट है क्लास, जिसमें एस का मतलब आपने बताना है क्या है। तो क्लास बेसिकली है चंद्रयान 2, सी का मतलब है चंद्रयान 2, एल का मतलब है यहाँ पे लार्ज, ए का मतलब है एरिया, एस का मतलब है सॉफ्ट एक्सरे, और एस अगली का मतलब है स्पेक्ट्रोमीटर। तो अब यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट एस का मतलब पूछा है तो यहाँ पे सॉफ्ट होगा, तो आंसर क्या होगा इसका 3। तो एक रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई है एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स, और उसके अंदर ये बताया गया है कि चंद्रयान 2 ने ये ढूंढ लिया है कि मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर जो है वो नमक के काफी बड़ी मात्रा में जो है वो सबूत मिल रहे हैं। और ये किससे पता लगा है, क्लास नाम के एक इंस्ट्रूमेंट से पता लगा है। तो इसरो का ये मानना है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, जिसके अंदर जो है वो, हाँ, इसकी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग, इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो हैं या कौन से मिनरल्स वहां पे अवेलेबल हैं। तो इसकी जानकारी के अकॉर्डिंग जो है वो सोडियम जो है बहुत मात्रा में यहाँ पे पाया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ग्लोनास के नाम का एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है सोयुज 2.1B रॉकेट की मदद से, और ये रॉकेट बिलोंग करता है रशिया से, तो इसका मतलब ये भी कौन सी कंट्री का है, रशिया का। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोनास के नेविगेशन सैटेलाइट। और ग्लोनास के एक थर्ड जनरेशन रशियन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सैटेलाइट है, ग्लोनास का मतलब है, और इसको डिजाइन स्पेशली किया गया है रॉसकॉस्मोस की तरफ से, जो कि रशियन स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन है। और स्पेशली रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसका पहले टेस्टिंग की है, और टेस्टिंग जो है सक्सेसफुल रही। अब इसको लॉन्च कर दिया गया, और बहुत ही अच्छे से ग्लोनास जो है वो खास करके जो रशियन आर्मी है, रशियन नेवी है, उसको सहायता प्रदान करेगा। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने 2 लॉन्च सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं नेटवर्क असेस एसोसिएटेड लिमिटेड के साथ, ताकि वो वन वेब के लो अर्थ ऑर्बिट ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर सकें। किसकी मदद से, LVM-3 की मदद से, जो कि इसरो का हैवीएस्ट लॉन्चर है। मतलब कौन सी कंपनी ने ये एग्रीमेंट किया है, ये किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सैटेलाइट किसके हैं, वन वेब के हैं, वन वेब का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है नेटवर्क असेस एसोसिएटेड लिमिटेड।
और वो सैटेलाइट लॉन्च कौन करेगा? लॉन्च करेगी ये कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, लेकिन रॉकेट जो होगा वो इसरो का होगा, LVM-3 होगा, जो कि इसरो का हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्चर है। तो न्यू स्पेस इंडिया जो है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है और कमर्शियल आर्म भी है इसरो का। तो उसने ये एग्रीमेंट किया है नेटवर्क असेस एसोसिएटेड लिमिटेड, जो कि आप कह सकते हो वनवेब की ही एक कंपनी है। तो उन्होंने अपने जो वनवेब के सैटेलाइट्स हैं, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, उसको लॉन्च करवाना है। और टोटल कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा? 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताना है जिसमें से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का हमने परीक्षण किया है, और ये इंडिया की सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और ये है हमारे पास INS अरिहंत। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो INS अरिहंत जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, तो वहां से हमने जो है बैलिस्टिक मिसाइल का जो है वो परीक्षण किया है, जिसको हम सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। और US, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना के बाद जो है वो इंडिया ऐसा छठा कंट्री बन गया है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इक्विप्ड शिप्स हैं, और जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च जो है वो किया जा सकता है। और ये शिप हमारे पास कौन सा है? INS अरिहंत। यहां से हम बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में यूनियन मिनिस्टर डिफेंस राजनाथ सिंह जी ने मां भारती के सपूत नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है, जो कि एक फंडिंग करने के लिए लॉन्च की गई है स्पेशली, और इसके अंदर एक फंड बनाया गया है, आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड। मतलब आर्म्ड फोर्सेस जो कि हमारी रक्षा करती हैं, तो उनके लिए एक फंड जो है वो जारी किया गया है, जहां पे लोग अपनी मर्जी से कुछ पैसा डाल सकते हैं। जिनकी मृत्यु हो जाती है वहां से, जिनकी डेथ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां से पैसा जो है वो उनको पहुंचाया जा सके। कौन इसके गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं श्री अमिताभ बच्चन जी। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो आप कह सकते हो नेशनल वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो इसको लॉन्च किया गया वेबसाइट को। मां भारती के सपूत वेबसाइट है, और जितना भी फंड इसमें जो है वो आएगा, सारा का सारा आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो कैजुअलिटीज हैं, मरने वाले हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके बाद उनको ये फंड जो है वो दिया जाएगा। अमिताभ बच्चन जी जब इसके गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, अक्टूबर 2022 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी जी ने कौन सी कंपनी का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। और रिसेंटली ये टोयोटा ने लॉन्च किया है अपना प्रोडक्ट, जो कि फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर चलेगा और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। और आपने याद रखना है, ये फ्लेक्स फ्यूल का मतलब यहाँ पे यही है कि ये पूरी की पूरी कार जो है वो 100% एथेनॉल पे चलेगी, लेकिन अभी पायलट प्रोजेक्ट है, अभी स्पेशली कुछ जगह पे इसको चला के देखा जाएगा। और कार है टोयोटा करोला की अल्टिस, जिसके अंदर ये फ्लेक्स फ्यूल का टेस्ट होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम से इंडिया में डेमो बेसिस पे इसको भारत 6 स्टेज के ऊपर जो है वो टेस्ट किया जाएगा। इससे पहले टोयोटा एक मिराई नाम से अपनी कार लॉन्च कर चुका है, जो कि इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था। उस कंट्री का नाम बताना है जो कि पहली बार सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है वो भेज रहा है, ताकि जो सूर्य से जो भी लाइक इरप्शंस हो रही हैं, वहां से जो भी चीजें निकल रही हैं, उसकी मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। तो वहां पे उस सोलर ऑब्जर्वेटरी को भेजा जाएगा, और ये फर्स्ट एडवांस्ड स्पेस सोलर ऑब्जर्वेटरी होगी, और इसका नाम है ASOS, और इसको एक नाम और दिया गया है, क्वाफू 1 भी इसको नाम दिया गया है, और ये रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। और ये लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया, मंगोलिया से इसको लॉन्च किया गया है, और ये 4 साल का एक मिशन है। और सबसे पहले ये 2012 में इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था, $140 मिलियन की लागत से जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था पूरे मिशन को। अब बन के तैयार है, अब इसको जो है वो भेजा जाएगा। और क्वाफू 1 जो है वो सन के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो है वो हमें जानकारी देगा। जो भी चीजें वहां से निकल रही हैं, जो भी सन के इरप्शंस हो रही हैं, फ्लेयर्स हैं, वो डाटा जो है वो 500 GB का डाटा हर रोज जो है वो नीचे ग्राउंड स्टेशन में भेजेगा, जो कि कहाँ पे स्थित है? सान्या शहर में है, बीजिंग में है, कशगर में है। तो वहां पे जो है वो ये डाटा सारा आया करेगा। रोज 500 GB का डाटा जो है वो सन की इरप्शंस के बारे में आएगा, ताकि हम सन की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकें। अक्टूबर 2022 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तीसरा मिशन चंद्रमा के ऊपर प्लान किया गया है, जिसका नाम है चंद्रयान 3। और ये चंद्रयान 3 जो है वो कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के थ्रू, जो कि आप कह सकते हो इसरो का हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्चर है, उससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। तीसरा मिशन है चंद्रयान
या चंद्रमा का और मून का, और इसरो लॉन्च करेगा इसको जून 2023 तक। अगला आंसर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो आपने याद रखना है कि इसरो की तरफ से ये तीसरा मिशन होगा मून के ऊपर, जिसको C3 मतलब चंद्रयान 3 के नाम से जो है वो जाना जाएगा। और ये जो है वो ऐसा मिशन होगा जिसमें हम कई जगह पे ऊपर जो है वो जाके लैंडिंग करेंगे, मतलब जो रोवर होगा इसका वो लैंड करेगा जाके ल्यूनर साउथ पोल के ऊपर, मतलब मून के बिल्कुल साउथ वाले एरिया में जाके ये लैंड करेगा। और अब इस बार जो है वो हम एक नया लैंडर और एक नया रोवर भेजेंगे, जो कि चंद्रयान 2 मिशन के साथ भी भेजा था, जो कि अर्थ के साथ कम्युनिकेट करता है, वहां की जानकारी हमें भेजता है। फिर इसरो ने प्लान कर लिया है कि हम गगनयान मिशन को भी लॉन्च करेंगे, जो कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा इंडिया का, और ये दिसंबर 2024 तक जो है वो हम गगनयान को भी लॉन्च कर देंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, अक्टूबर 2022 में इंडिया ने अग्नि प्राइम जो कि एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका परीक्षण किया है उड़ीसा से। अग्नि प्राइम जो कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है? इसकी रेंज दोस्तों 1000 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक है। तो आंसर क्या होगा, मैक्सिमम रेंज पूछा है तो 2000 किलोमीटर इसका आंसर होगा। और अग्नि प्राइम को बनाया किसने? डीआरडीओ की तरफ से इसको बनाया गया है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, 50% लेस जो है ये वेट करता है अग्नि 3 मिसाइल से, अगर कंपेयर करोगे, मतलब इसका जो लगभग वेट है वो अग्नि 3 मिसाइल से 50% कम है। और नया propulsion सिस्टम है इसमें, 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये तीसरा परीक्षण है जो अग्नि प्राइम का किया गया है। डीआरडीओ ने इसको बनाया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसने रिसेंटली इंटरेक्शन बताई है कि माइक्रोब्स की क्या है, बैक्टीरिया की एक जो है वो इंटरेक्शन क्या है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाया जाता है। और ये सारी जानकारी जो है वो किसके साथ मिलके उन्होंने जो है वो इसके ऊपर रिसर्च की है? ये नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी है रिसर्चर्स की, तो उनके साथ मिलके इस इंस्टीट्यूट ने जो माइक्रोब्स की इंटरेक्शन है उसके बारे में जानकारी हासिल की है, और ये आईआईटी मद्रास है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो दोनों इंस्टीट्यूशंस, एक तो नासा का जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी रिसर्चर्स हो गए और एक आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स हो गए, दोनों ने मिलकर माइक्रोब्स की इंटरेक्शन के बारे में बताया है। और माइक्रोब ये जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पाए जाते हैं, जो कि और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये फंगस की जो स्ट्रेंथ है या फंगस की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं। तो इसलिए जो है इस स्टडी के बारे में जो है वो रिसेंटली एक रिसर्च पेपर जो है वो जारी किया गया, उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। अक्टूबर 2022 में इसरो का हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्चर, जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या जीएसएलवी मार्क 3 भी हम कह देते हैं, उसने वन वेब की कितनी सैटेलाइट्स, जो कि ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, उसको लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजा? हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि इसको जो है वो स्पेशली इसरो की तरफ से जो है वो लॉन्च किया गया है, और ये मिशन का नाम जो है वो रखा गया है वन वेब इंडिया 1 मिशन, क्योंकि ये वन वेब की सैटेलाइट्स हैं। और टोटल 36 सैटेलाइट्स को जो है वो इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया है, और उसका हैवीएस्ट रॉकेट है LVM-3, जिसको जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी जाना जाता है। और 8 टन का लोड जो है वो ये कैरी कर सकते हैं, और इसको लो अर्थ ऑर्बिट पे पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया ने एक मिशन जो है वो लाइक 36 सैटेलाइट्स को भेजा, और वो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की थी, यूके बेस्ड एक कंपनी वनवेब की। इससे जो है वो ब्रॉडबैंड का जो पेनिट्रेशन है वनवेब का वो बढ़ेगा, उसकी स्पीड जो है वो अच्छी खासी आएगी। और इसको लॉन्च किया गया स्पेशली सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। नासा की तरफ से एक ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट को जो है वो लॉन्च किया जाएगा 2026 में, और ये पहुंचेगा टाइटन पे 2034 में। टाइटन का एक छोटा सा एरिया है सेल्क क्रेटर, मतलब एक खड्डा है जिसका नाम है सेल्क, तो सेल्क क्रेटर जो है वो टाइटन में है, 2034 में वहां पे पहुंचेगा 8 साल की जर्नी के बाद। और टाइटन जो है वो किसका मून है, मतलब कौन से ग्रह का जो है वो मून है? तो याद रखना है ये सैटर्न का जो है वो एक सैटेलाइट है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट को लॉन्च करेगा 2026 में, जो कि सेल्क क्रेटर पे पहुंचेगा सैटर्न के मून टाइटन पे 2034 में। तो जो ड्रैगन फ्लाई होगा ये नासा का फर्स्ट मल्टी रोटर व्हीकल होगा, जो कि किसी और प्लेनेट पे जाएगा। और ड्रैगन फ्लाई जो है वो कई जगह पे जो है वो जाके अलग अलग साइट्स को एग्जामिन करेगा, टाइटन के बारे में पता करेगा। और टाइटन जो है वो एक आइसी मून है किसका? सैटर्न का। और वहां पे देखेगा कि कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं जो कि टाइटन और अर्थ के बीच में सिमिलैरिटी रखती हैं। तो इससे पता लगेगा कि कहाँ पे एक्चुअल में अर्थ और टाइटन जो है वो आपस में सिमिलर हैं। और ड्रैगन फ्लाई की जो लैंडिंग साइट होगी उसका नाम है शांग्री ला ड्यून।
शांग्रीला ड्यून, जो कि सेल्क क्रेटर के पास है, लगभग 580 किलोमीटर जो है वो सेल्क क्रेटर के पास है। उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसने फर्स्ट इंडिजीनियस ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर का जो है वो आविष्कार किया है, और ये इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, जो कि नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपने याद रखना है, ये इंडियन साइंटिस्ट जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इंडिया का पहला ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर का आविष्कार किया, और उनका एक मिशन चल रहा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म का, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंतर्गत इन्होंने इसको बनाया है। और ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर जो है वो एक एक्यूरेट मैग्नेटोमीटर है, जो कि जितनी भी मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरीज हैं उसमें इसका यूज किया जाएगा पूरे ग्लोब में। इससे क्या होगा कि कोई सैंपलिंग करनी है, कोई सेंसिंग एक्सपेरिमेंट करना है, वो बहुत ही आसान हो जाएगा, और उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। और इसके ऊपर जो सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं वो बहुत ही अच्छे इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे हम किसी भी मैग्नेटिक रिसर्च के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये पुराने जितने भी मैग्नेटोमीटर हैं वो सारे के सारे रिप्लेस होंगे, अब इसके थ्रू जो वो सारी मैग्नेटिक जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में पता लग सकता है। अगला आते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट के रिसर्चर जो हैं वो रिसेंटली डिस्कवर करते हैं एक सेमी कन्फाइंड अनरीइंफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी टेक्नोलॉजी, जो कि रेट्रोफिटिंग ओल्ड नॉन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो ट्राई किया जा सकता है। कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने सेमी कन्फाइंड अनरीइंफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी की टेक्नोलॉजी का जो है वो आविष्कार किया है या उसको डेवलप किया है, ताकि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है, कि अगर भूचाल आ जाता है कि वो नहीं खड़ी रह पाएंगी, तो उनमें भी जो है वो इस ब्रिक मेसनरी का यूज किया जा सकता है। मतलब इन ईंटों का यूज किया जा सकता है ताकि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं अगर अर्थक्वेक आता है तो उनको बचाया जा सके और उनकी स्ट्रेंथ को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और ये इंस्टीट्यूट है आईआईटी कानपुर यूपी के अंदर, तो आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। तो ये साथ में हमारे पास जो है इनके रिसर्चर्स थे आईआईटी कानपुर के, उन्होंने इस ब्रिक मेसनरी का उद्घाटन जो है वो किया है, या आप कह सकते हो उसका जो टेस्टिंग है वो सफल परीक्षण जो है वो उसका किया गया है। तो इसका मतलब जो कई अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स ज्यादा आते हैं, तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हुई है तो उसके अंदर हम इन ब्रिक्स का यूज करके जो है हम वहां पे अर्थक्वेक से उन बिल्डिंग्स को बचा सकते हैं, उनको रेनोवेट करके हम किसी ना किसी तरह से उनको बचा सकते हैं जो पुरानी बिल्डिंग ऑलरेडी वहां पे हैं, और जो नहीं बनेंगी उसमें तो हम इसका यूज कर ही सकते हैं, और इसमें कोई भी स्ट्रेंथ से कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं होगा। फॉर विच मशीन इसरो प्रपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स ने एक प्रेशर चैम्बर टेस्ट किया है क्रायोजेनिक इंजन का महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर अक्टूबर 2022 में। तो ये मिशन है हमारा गगनयान मिशन, जो कि हम 2024 में लॉन्च करेंगे। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा इंडिया का, और ये प्रेशर चैम्बर टेस्ट किया गया है क्रायोजेनिक इंजन का कि कितने टाइम तक जो है वो ये अपने अंदर जो है वो इसकी एफिशिएंसी रहेगी, कितनी एफिकेसी रहेगी। और ये टेस्ट 30 सेकंड तक जो है वो कंडक्ट किया गया और इंजन के बारे में जाना गया, जो कि गगनयान के अंदर यूज किया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। और आपको पता है कि C20 इंजन जो कि क्रायोजेनिक इंजन है, ये LVM-3 का एक इंजन है जो कि हैवीएस्ट लॉन्चर है इसरो का, और इससे रिसेंटली 36 वनवेब की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक कमर्शियल आर्म है इसकी, इसरो की। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम है, और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।